हेलो, माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव और अब मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बिजनेस हाउसेस और एकेडमिशियंस दोनों साथ आते हैं, साथ आके वो रिसर्च करते हैं सो दैट जो रिसर्च का रिजल्ट आए वो बिजनेसेस के लिए और ज्यादा बेहतर साबित हो। मार्केटिंग में, एचआर में, ऑपरेशंस में या फाइनेंस में, सब में रिसर्च की जरूरत होती है क्योंकि रिसर्च से हम और बेटर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं सो दैट हमारे बिजनेसेस को और बेटर प्रॉफिट के तरीके मिले। राइट, सो माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव और हम चलते हैं जर्नी में जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट 1 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो हम बात करते हैं कि बिजनेस रिसर्च क्यों चाहिए। बिजनेस रिसर्च चाहिए हमें एक ठीक तरीके से डिसीजन लेने की। सो दिस हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि देखो, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं, आप सबको पता है बिजनेसेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है एंड दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो एक एंटिटी नहीं है, इट्स एक्चुअली इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, इंटर रिलेट करना पड़ता है और तब जाके एक ऐसी विनिंग पाथवे निकलती है जिससे कि प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, हम डिसीजंस की बात करते हैं, हम इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाए, क्या फीचर्स आने चाहिए, कहां लॉन्च किया जाए, सेगमेंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा एफिशिएंसी की तरफ लेके जाए, कस्टमर्स को हम कैसे सेटिस्फाई करें या कैसे हम डिलाइट कर सकते हैं कस्टमर्स को, इसके अलावा सर्विसेज का क्या काम है। बहुत ऐसे डिसीजंस हैं जो प्रॉफिट की तरफ लेके जाते हैं। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च। थोड़ा सा टेक्निकल अगर देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस अवेलेबल है बट मुझे थोड़ा ये बेटर लगता है। Business research refers to a systematic and objective process of gathering, analyzing, and interpreting information for the purpose of decision making in business. मतलब ये डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस के लिए काम आता है। डेटा को गैदर करना पड़ता है, उसको चर्न करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन लेके डिसीजन लेना पड़ता है। और ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है व्हिच मींस कि इसके अंदर कोई बायसेस नहीं होते हैं। It also helps in business solving business problems, identifying opportunities and formulating strategies. नई जो स्ट्रैटेजीज है, जो थ्योरीज है, उनके बेसिस पे नए स्ट्रैटेजीज भी बनाए जाते हैं। देखो, चेंजेस इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अभी आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी चेंजेस देख रहे हैं, एआई एम्पावर कर रहा है। तो जब ये चेंजेस होते हैं, जो पुराने थ्योरीज होते हैं उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं या उन थ्योरीज में कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती है। सो रिसर्च भी एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। Now, थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं रिसर्च के वो होते हैं एक ऐसा मतलब एक प्रोसेस तरीके से इसको आगे बढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड होता है। आप पर्सनली क्या सोचते हैं उसको तौर पे रिसर्च नहीं करा जाता। रिसर्च जब होता है तो अनबायस्ड रिसर्च होता है। डेटाबेस, यस, ये डेटा के ऊपर लाई करता है तो डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्थ जो है डिसीजन ओरिएंटेड, ये जो इंटरप्रिटेशन है उससे डिसीजन आते हैं। डिसीजंस की मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फॉर एनी बिजनेस रिसर्च। इसके अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, एड्स करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, ये मैं बार-बार आपसे बात कर रहा हूं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है। एनहांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मतलब कि आपके नंबर के हिसाब से आगे बढ़ता है, इफेक्टिवनेस मतलब कि क्वालिटेटिवली वो आगे बढ़ता है। प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, बेटर मार्केट सेगमेंटेशंस पे जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के एक बेटर तरीके लेके आते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। लास्ट है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। आर&डी में हमेशा रिसर्च काम आता है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च के बहुत स्कोप है, ठीक है, कुछ एक स्कोप मैंने यहां लिखा है बट इसके बहुत स्कोप्स है। मार्केट रिसर्च मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ये सारे हम बिजनेस रिसर्च से निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, ये सब फाइनेंशियल रिसर्च के पार्ट हो सकते हैं। ह्यूमन रिसर्च के तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई कब होता है, एम्प्लॉय को रोका कैसे जाए, उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे बेटर बनाया जा सके, वो सारी चीजें आती है। इनफैक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस भी आ जाता है। फोर्थ की बात करते हैं ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बात होती है। इसके अंदर इन्वेंट्री पे काम हो सकता है, क्वालिटी पे काम हो सकता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे हो सकता है, शेड्यूलिंग पे हो सकता है,
काफी चीजों पे हो सकता है, इनफैक्ट स्किल्स पे भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा कंपटीशन एनालिसिस की बात हो सकती है, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन थ्योरीज को लाके उनके बाद आगे रिसर्च करा जा सकता है। लास्ट अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, क्योंकि जितने भी आज के डेट में बिजनेसेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे ही हम बात करते हैं। सप्लाई चेन ने ऐसा कर दिया है कि जो इंटरनेशनल है वो अब नेशनल बन के रह गया, बिकॉज आज के डेट में प्रोडक्ट कहीं और बनता है, मटेरियल्स कहीं और से आते हैं, रॉ मटेरियल कहीं और बनता है, बट बिकता कहीं और है, इसलिए इंटरनेशनल रिसर्च भी जरूरी हो जाता है। तो ये सारे इसके स्कोप्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। मैंने रिसर्च को 3 में क्लासिफाई करा है। एक्सप्लोरेटरी, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड देन एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी जैसे वर्ड सजेस्ट करता है, जब हमें कुछ भी नहीं पता, कोई एक नई चीज है या हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम पता है, हमें पूरी तरीके से नए तौर तरीके से एक्सप्लोर करना होता है चीजें, तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करते हैं। Exploratory research is conducted to explore a problem situation when there is little or no existing information is available. It often the first step in the research process and helps define questions or hypothesis for future or structured study. So, जब भी हम नए तरीके से किसी चीज को शुरुआत करते हैं, उसको हम exploratory research के साथ कहते हैं। पर्पस होता है टू एक्सप्लोर अ टॉपिक, नॉट टू प्रोवाइड अ कंक्लूसिव आंसर। हमारे यहाँ पे कंक्लूसिव आंसर्स नहीं आते हैं। अप्रोच जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड भी होता है, क्लोज एंडेड भी होता है। हम सर्वे मेथड भी यूज करते हैं, इंटरव्यू मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। मेथड जो होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू तो करना ही पड़ता है, इंटरव्यूज ले सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज कर सकते हैं, कभी कभार हम क्वांटिटेटिव में भी जा सकते हैं। आउटकम होता है इट हेल्प्स आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स। देखो ये ध्यान रखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो आउटकम है वो की वेरिएबल्स की बात करता है कि हम आगे रिसर्च में अगर बढ़े तो किन वेरिएबल्स के साथ बढ़े। पोटेंशियल रिलेशनशिप, दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है और फर्दर आगे मुझे डायरेक्शंस कैसे मिल सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें, स्टडिंग कस्टमर ओपिनियन ऑन अ न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एक नया प्रोडक्ट है, उसके बारे में कस्टमर क्या ओपिनियन देता है, जब भी हम टेस्ट रन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, वो हम यहां पे ला सकते हैं। अ कंपनी में कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू अंडरस्टैंड व्हाई अ न्यू प्रोडक्ट इजंट सेलिंग वेल। They might be interview customers and observe the pattern before deciding a change, right? So in research को हम कहते हैं exploratory research. Next होता है descriptive research. Exploratory research में हमने variables identify करते हैं और हम पता करने की कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाएं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थोड़ा सा सिस्टमैटिक होता है, बेटर होता है। इसके अंदर हम उन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उन वेरिएबल्स पे काम करते हैं, उनकी रिलेशनशिप पे काम करते हैं, और रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ रहा है, डिसीजंस हम कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर पूरी ये रिसर्च चलती है। सो इट एम्स एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन, सिचुएशन एंड अ फिनोमेना। Descriptive research is a type of research used to systematically describe a situation, problem, phenomena or group of people. देखो, unlike descriptive research, ये थोड़ा सा और इन डेप्थ में चला जाता है। जो पर्पस होता है वो होता है टू डिस्क्राइब, अप्रोच होता है स्ट्रक्चर्ड, मेथड सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, उन सब से हम लोग करते हैं। और आउटकम जो होता है वो हमें फैक्चुअल आउटकम देता है, हमें रिसर्च के थ्रू, डेटा के थ्रू एक कंक्रीट रिजल्ट हमें निकाल के देता है और हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अ यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू डिटरमाइन द एवरेज जीपीए ऑफ इट्स स्टूडेंट बाय मेजर एंड जेंडर्स। मतलब जिनमें उन्होंने मेजर कर रहे हैं और जो उनके जेंडर्स है उसके हिसाब से वो जीपीए कैलकुलेट करके एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस बट डजंट एक्सप्लोर व्हाई दीज ट्रेंड्स एग्जिस्ट। हम लोग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, बट ये ट्रेंड एग्जिस्ट क्यों करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, बट ये हमें डिस्क्राइब करके दे देता है। सो दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि दो जो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, वो दो वेरिएबल अगर एक ट्रेंड शो कर रहे हैं तो ट्रेंड शो क्यों कर रहे हैं और वो ट्रेंड कितने हद तक ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हैं, मतलब अगर कोई रिजल्ट आया तो उसके रिजल्ट के आने के क्या क्या कारण है, सो वो कॉज एंड इफेक्ट हम निकाल के आते हैं, उसको हम कॉजल रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। सो एक्सप्लेनेटरी जो है वो कॉजल रिसर्च है। इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव से बियॉन्ड आगे जाता है। पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई एंड टेस्ट कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अप्रोच होता है हाईली स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड होता है।
मेथड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब्स के अंदर हो सकते हैं, कंट्रोल तरीके से हम इनमें आगे बढ़ सकते हैं अगर हम डेटा ओरिएंटेड क्वांटिटेटिव भी कर रहे हैं तो। और आउटकम जो होता है इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कॉजुअलिटी। क्या है एविडेंस ऑफ कॉजुअलिटी? मतलब कि क्यों हुआ है, उसका जो कॉज एंड इफेक्ट है उसका वो एविडेंस देता है। देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई एक कंपनी है, वो उन्होंने एक ट्रेंड देखा है दो वेरिएबल के बीच में कि अगर हम ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ज्यादा सेल्स होती है। बट एक्सप्लेनेटरी में हम और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, हमें कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, हमें कितनी सेल्स चाहिए, क्या ये सारे रीजन में अप्लाई करेगा? मतलब अगर मैं अक्रॉस द रीजन बात करूं, हर जगह अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ाऊंगा तो क्या उतनी ही सेल्स बढ़ेगी? तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें मिलता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है वो होता है यूनिट ऑफ एनालिसिस। मतलब जो मुझे एनालाइज करना है हम उसकी बात करते हैं, मतलब वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको हम पिक करेंगे, हम कौन सी ऐसी चीजें जिनको पिक करके हमें एक्चुअली में रिसर्च में आगे बढ़ना है। द यूनिट ऑफ एनालिसिस रिफर्स टू द मेन एंटिटी बीइंग स्टडीड or analyzed in a research product. It defines what or who is being analyzed to draw the conclusion. मतलब परफेक्ट वेरिएबल्स को हमें पिक करना है और पिक करके उनको हमें स्टडी करना है। Why unit of analysis matters? ये जरूरी क्यों है? It guides the research design and methodology. इससे हमें ये पता लगेगा कि मेरा रिसर्च डिजाइन क्या रहेगा, मैं कौन सी मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ूंगा। बिकॉज वेरिएबल टू वेरिएबल, डेटा टू डेटा, ये सारी चीजें डिपेंड करता है। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड। डेटा कलेक्शन का जो टाइप है वो मुझे पता लगेगा, कॉन्टिन्यूअस है, एट्रीब्यूट है, कैसा है ये डेटा। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड एंड जनरलाइज। इससे ये भी हमें पता लगेगा कि रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करें और क्या उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखो जनरलाइज का मतलब है कि मैंने रिसर्च करा एक छोटे से जगह पे करा, तो क्या मैं उसके रिजल्ट को ऑल अक्रॉस द ग्लोब मैं लेके जा सकता हूं? तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो हम जनरलाइज करने की बात करते हैं। क्लियर? यूनिट ऑफ एनालिसिस में हम चार मेजर कंपोनेंट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रुप, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर सोशल आर्टिफैक्ट्स या सोशल बिहेवियर की बात करते हैं। सो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम एक सिंगल पर्सन पे हमारा फोकस होता है। जो पूरा स्टडी है वो एक सिंगल एंटिटी के ऊपर फोकस होगा, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की स्टडी, उनको हम इसमें यूज करते हैं। अब आती है ग्रुप की। जब हम ग्रुप की बात करते हैं, अब हम जो रिजल्ट होता है मेरा वो हम ग्रुप बेसिस पे लाने की कोशिश करते हैं। सो जो बिजनेस रिसर्च होगा वो भी ग्रुप पे होता है। मींस अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज एन यूनिट, राइट? अ स्मॉलर एंड मोर इनफॉर्मल देन ऑर्गेनाइजेशन, स्टडिंग फैमिली स्पेंडिंग, एनालाइजिंग टीम डायनेमिक्स इन अ वर्क प्लेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से कम होता है, इंडिविजुअल से थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? नेक्स्ट लॉजिकल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे हम आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो एक हम पूरे ओवरऑल कंपनी की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, एनजीओ, गवर्नमेंट एजेंसी, उनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से लेके परफॉर्मेंस से लेके ऐसे रिसर्चेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। लास्ट जो होता है वो सोशल आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फिर सोशल बिहेवियर होता है, जिसमें हम बात करते हैं न्यूज़पेपर, एड्स, वेबसाइट्स, बुक, सोशल मीडिया, ये सब हमारे यूनिट बेस्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटेस्ट, मीटिंग, परचेजेस, मतलब ऑनलाइन परचेजेस, वोटिंग बिहेवियर, ये सारी चीजें सोशल आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते हैं। सो ये हमारे जो है ये सारे यूनिट ऑफ एनालिसिस है। इसके बेसिस पे मुझे वेरिएबल्स डिसाइड करके आगे बढ़ना होता है। रिसर्च में हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, हम कई बार कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, हम लोग पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं। ये जो पैटर्न्स है ये एक्चुअली में डेटा सीरीज के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो जो पैटर्न्स है कभी वो टाइम के साथ पैटर्न्स होते हैं, कभी किसी और चीज के साथ होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डेटा सीरीज के अंडर आते हैं। तीन तरीके से हम डेटा सीरीज को स्टडी करते हैं लार्जली। पहला होता है टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, और उसके बाद होता है पैनल डेटा, या जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सीरीज भी कहते हैं। देखो टाइम सीरीज का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस की जब बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम एज अ वेरिएबल होता है, और ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ये डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या जैसे भी आप लेना चाहे, क्वार्टरली लेना चाहे, सीजनल लेना चाहे, आप ले सकते हैं। बट जब भी डेटा में एक्स और वाई की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर अगर एक्स मेरा टाइम है तो उसको मैं टाइम सीरीज की बात करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम 2010 टू 2020, हमने 10 साल का ओवरऑल एक पिक्चर निकाला है, ट्रेंड निकाला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का, राइट? सेकेंड आता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल होता है कि डेटा इज कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ग्रुप।
मतलब एक पॉइंट पे हम अलग अलग जगह से डेटा ले रहे हैं। इट कुड बी अ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। एग्जांपल आप देखो क्रॉस सेक्शन में, जीडीपी ऑफ 10 कंट्रीज इन 2024, मतलब हम जीडीपी की स्टडी कर रहे हैं 10 कंट्री की कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। लास्ट जो है वो है पैनल डेटा या लॉन्गिट्यूडनल सीरीज। इसको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। combines time series and cross-sectional data tracking income of multiple households over several years. एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ डेटा ऑफ 100 पेशेंट्स ट्रैक्ड ओवर 5 years. सो इसमें दोनों एक साथ आ गए। सो ये जो डेटा सीरीज है ये हमें स्टडी करना पड़ता है ताकि हम बेहतर तरीके से डेटा को इंटरप्रेट कर सकें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्चुअली में बहुत पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये एक कोर है, एक हार्ट है, और इसको हम कहते हैं बिल्डिंग रिसर्च फ्रेमवर्क। देखो, रिसर्च करने के लिए रिसर्च फ्रेमवर्क की जरूरत है। रिसर्च, जैसे मैंने बताया कि जब भी बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं ये एक प्रोसेस होता है, और जब प्रोसेस होता है तो उसमें रिसर्च फ्रेमवर्क भी डालना पड़ता है। पहले क्या करें, फिर क्या करें, उसके लॉजिकल स्टेप्स होते हैं सारे के सारे। जब हम रिसर्च फ्रेमवर्क की बात करते हैं ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देता है, एक ब्लूप्रिंट है जो मुझे हेल्प करता है रिसर्च के प्रॉब्लम्स को या वेरिएबल्स को ढंग से समझने के लिए। सो इसके अंदर हम रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, हम उसके बाद हाइपोथेसिस में जाते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे करके लॉजिकली हम एक रिसर्च फ्रेमवर्क के थ्रू हम बिजनेस रिसर्च करते हैं। और जब हम रिसर्च फ्रेमवर्क की बात करते हैं, रिसर्च फ्रेमवर्क लार्जली दो में डिवाइड होता है, एक थियोरेटिकल होता है, कंसेप्चुअल। जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो थ्योरीज पे डिपेंडेंट होता है। सो वो हम थ्योरीज होते हैं, थ्योरीज को हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं और थ्योरीज के बेसिस पे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे एचआर में आपने मैस्लोज थ्योरी पढ़ा होगा। मैस्लोज थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है, ये बात करता है हायरार्की नीड्स की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। ये वर्क प्लेस में कैसे मैस्लोज थ्योरी जो है वो काम कर सकता है फॉर अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो मैस्लोज थ्योरी के थ्रू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं वो है सैलरीज, जॉब सिक्योरिटी, टीम वर्क, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं शायद एक एम्प्लॉय को आगे काम करते रहने के लिए। इट कैन मोटिवेट, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे होगा, इन सबको मिला क्या होगा, किसी एक चीज से होगा, कैसे होगा। सो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में थ्योरीज पे काम करते हैं। वहीं पे हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में रिसर्चर अपने थ्योरीज लाने की कोशिश करता है। वो इन थ्योरीज को पकड़ता है, समझता है, मिलाता है, दो तीन अलग अलग थ्योरीज को एक साथ लाने की कोशिश करता है, एंड देन ही कम्स अप विद हिज ओन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ विजुअल एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर दैट आउटलाइंस द की कंसेप्ट्स, वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ योर रिसर्च। अनलाइक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि थ्योरीज में ग्राउंडेड है, a conceptual framework is developed by the researcher based on logic, previous studies and experiences, right? इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। So impact of teacher feedback on students academic performance, right? So की कॉन्सेप्ट क्या है, टीचर है, उसका जो फीडबैक है, स्टूडेंट का मोटिवेशन कितना है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ द टीचर्स फीडबैक। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो अगर मैं इसको और थोड़ा सा और एग्जांपल के तौर पे दूं, हमने इसके अंदर एक मीडिएटिंग वेरिएबल लेके आ रहे हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या कि अगर स्टूडेंट सच में मोटिवेटेड है तो वो टीचर का फीडबैक जरूर लेगा और उसका जो रिजल्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो जरूर ठीक होगा। देखो, मीडिएटिंग वेरिएबल को आप ऐसे समझो, थोड़ा सा जोक है बट इसको समझने की कोशिश करो। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ाई करके रिजल्ट लाना चाहता हूं, पढ़ाई नहीं कर पा रहा मैं या पढ़ाई नहीं कर रहा मैं, तो क्या होगा, हमारे पिताजी आएंगे, दो तीन चटाचट पढ़ेगा हमको और हम पढ़ना शुरू कर देगा, हमें मोटिवेशन आ जाएगा। सो जो रिजल्ट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरे जो एफर्ट्स है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो पिताजी के थप्पड़ पड़े वो एक्चुअली में मीडिएटिंग वेरिएबल है। उससे क्या है कि हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दोनों समझ में आ गया होगा। जो हम ये रिसर्च फ्रेमवर्क की बात करते हैं इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है। जैसे हमने बात करी थी रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर, हमने वेरिएबल्स की बात करी थी, हमने कंस्ट्रक्ट की बात करी थी, कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे, वैसे ही ये सारे टर्मिनोलॉजीज है, इनको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं।
देखो, अगर मैं पीएचडी करने की बात कर रहा हूं तो मुझे इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ता है, उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज और भी बहुत सारे होंगे। बट अभी ये जो पूरा जो कोर्स है ये एक्चुअली में टारगेटेड है टुवर्ड्स द बीबीए, बीकॉम, एमबीए इंजीनियर्स, उनके ऊपर। सो उनके जो रिसर्च है वो पीएचडी वालों से थोड़ा सा नीचे रहता है, थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ कवर नहीं करता। तो उनके लिए मैंने 6 टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने कवर करे हैं। उनमें से जो पहला है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले रिसर्च मुझे करना क्यों है? रिसर्च मुझे करना है बेहतरी के लिए, और बेहतरी के लिए अगर मुझे करना है तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बिना प्रॉब्लम के तो मैं रिसर्च करूंगा नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो रिसर्च क्यों करना? रिसर्च मैं तभी करूंगा ना जब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, पेन एरियाज है, मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले मेरा काम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लाना, क्वेश्चंस को लाना। यहां पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखने के अपने तरीके हैं। इसके अंदर हम स्मार्ट, SMART, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये स्मार्ट के अलग अलग एक्रोनिम्स हैं। हम स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। इसमें हम गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, अगर हमने प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करा तब क्या होगा, पर्पस क्या है मेरे स्टडी का, ये सारी चीजें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख के लाते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल देखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, आप देखो नीचे दिया हुआ है, डिस्पाइट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस, यूजर रिटेंशन रिमेन्स लो। Many users uninstall apps after only a few days, which limits their effectiveness in prompting long-term healthy behavior. There is a lack of research identifying the specific factors that influence continued app use. Understanding these factors is essential for developers to design more engaging and sustainable digital health interventions. अब आप देखो ये बात क्या कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जल्दी एप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अगर मुझे बिहेवियरल पैटर्न समझ में आ जाए, या मुझे रिसर्च क्या करना है, यही तो रिसर्च करना है कि मुझे अंडरस्टैंड करना है बिहेवियरल पैटर्न, यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, यूजर कैसे नेविगेट कर रहा हो। अगर ये सारी चीजें मैं पकड़ के ला सकूं, रिसर्च कर सकूं, मे बी लोग ज्यादा उसको यूज करेंगे, मतलब ऐप को लोग ज्यादा यूज करेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है रिसर्च क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने रिसर्च प्रॉब्लम में भी आपको रिसर्च स्टेटमेंट में भी मैंने बताया था। सो एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, हमने प्रॉब्लम को स्टेट कर दिया, और स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, मतलब एक तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो रिसर्च क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन यू स्टडी टू एम, इट शुड बी क्लियर, फोकस्ड एंड रिसर्चेबल। राइट, स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस्ड, आंसरेबल होना चाहिए, मतलब कि हमें ढूंढने से मिल जाए, और फोकस्ड होना चाहिए, लिंक टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए। राइट, एग्जाम्पल की अगर बात करें, आप थोड़ा सा याद करो कि हम पिछली रिसर्च जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो क्या था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप लोग जल्दी अनइंस्टॉल कर देते हैं, उसके हमें क्या कारण नहीं पता। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, यूजर्स आर अबेंडिंग मोबाइल हेल्थ ऐप रैपिडली रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस। राइट, रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड यूज ऑफ मोबाइल हेल्थ ऐप, मतलब कंटिन्यूली यूज कर सके वो क्या फैक्टर होने चाहिए। राइट, तो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन में डेवलप करना होता है। नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट एक जनरल आइडिया होता है, एक हमारे दिमाग में एक इमेज बना होता है, उस इमेज के हिसाब से हम चलते हैं। इन रिसर्च कॉन्सेप्ट्स हेल्प अस डिस्क्राइब, कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना। राइट, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं ये। वन कैनॉट एनालाइज, सी और मेजर अ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। राइट, अब आप देखो सिंपल एग्जांपल है, यहां मैंने दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो जॉब सेटिस्फैक्शन को मैं कैसे मेजर करूं, उसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे मैं मेजर कर सकता हूं, जैसे एंजॉयमेंट, क्या वो एंजॉय करता है जॉब पे, काम जॉब के टाइम पे, विलिंगनेस टू स्टे, क्या वो रुकने को तैयार है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने को तैयार है, फीलिंग अप्रिशिएटेड, क्या उसे अच्छा लगता है, लोग उसकी बात करते हैं। सो अगर ये सब चीजें एक इंसान के अंदर है तो उसे जॉब से वो सेटिस्फाइड है। राइट, अब हम अलग अलग चीजों को अगर हम पढ़े, जैसे फील्ड की बात करते हैं, साइकोलॉजी में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, मोटिवेशन की और इंटेलिजेंस की। बिजनेसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे निकलते हैं, बट मैंने जो एग्जांपल दिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, और भी बहुत एग्जांपल्स आ सकते हैं। एजुकेशन में कॉन्सेप्ट हो सकता है लर्निंग एंड अचीवमेंट्स।
हेल्थ का हो सकता है वेलनेस, रिस्क परसेप्शन। साइकोलॉजी के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर, सॉरी, सोशियोलॉजी में होता है सोशल क्लास एंड कल्चर। देखो ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, राइट। आई होप हमें ये 3-4 पॉइंट समझ में आए हैं। आगे हम थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में एंटर करेंगे, क्योंकि अभी तक हम आइडियाज की बात कर रहे हैं, आइडियाज से वेरिएबल्स की लाने की बात कर रहे हैं। आगे हम थोड़े से और कंस्ट्रक्टिव और स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड है। कंसेप्ट जब हमारे पास क्लियर होता है, अब जो टेक्निकल चीज है, जो मेजरेबल है, वो होता है कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना उसमें से। मतलब अगर हैप्पीनेस की बात हो तो हैप्पीनेस को मैं मेजर कैसे करूं? जब मैं किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करने की बात करता हूं तब मैं उसको कंस्ट्रक्ट में कन्वर्ट करता हूं। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट स्पेसिफिकली डिफाइंड एंड मेजर्ड इन अ रिसर्च स्टडी, राइट। अब आप देखो, दे आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड मेजर थिंग्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बट कैन बी इन्फर्ड। हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट 2-3 चीजों को एक साथ लाके हम इन्फर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द कंस्ट्रक्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट बेटर है, अच्छी है, कैसी है, किस तरीके से मैं पता करूं? मैं ग्रेड से पता कर सकता हूं, आपके नंबर्स कितना है मैं उससे पता कर सकता हूं, मैं टेस्ट के स्कोर से पता कर सकता हूं। सो एकेडमिक अचीवमेंट्स कैसे पता हो रहा है? ग्रेड पॉइंट से, टेस्ट के स्कोर से, इन सारी चीजों से, राइट। अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं हैप्पीनेस की, मैंने अभी आपसे हैप्पीनेस की बात की थी, तो अगर कंसेप्ट मेरा हैप्पीनेस है, उसको मैं मेजर कैसे करूं? मैं मेजर कर सकता हूं लाइफ सेटिस्फैक्शन से। सो इसके अलावा भी और भी काफी चीजें हो सकती हैं, उनको मैं सर्वे कर सकता हूं कि मैं हैप्पी हूं या नहीं हूं। आपने कई बार इंडेक्सेस देखे होंगे, वर्ल्ड लेवल के इंडेक्सेस होते हैं, कौन सी कंट्री ज्यादा हैप्पी है, कौन सी कंट्री कम हैप्पी है। हैप्पीनेस इज अ कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट जो है वो है लाइफ सेटिस्फैक्शन। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिसर्च फ्रेमवर्क के, वो है वेरिएबल्स। सबसे पहले तो वेरिएबल होता क्या, हम ये समझते हैं। देखो, वेरिएबल होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, जिसको हमने एक्स में पढ़ा, वाई में पढ़ा, तो हम अलग अलग एक्स के वैल्यूज ले सकते हैं। अलग अलग एक्स के वैल्यूज लेने पे हमारा जो वाई है, जो रिजल्ट है, वो चेंज होता रहता है। सो वेरिएबल क्या है? इट इज, दे आर यूज्ड टू मेजर एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी। अलग अलग तरीके से ऊपर नीचे हम करते रहते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल्स, अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग एंड मीडिएशन वेरिएबल्स, और साथ में होते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स को हम विद एग्जांपल समझते हैं और डिटेल में। ठीक है, अब आप देखो, इसको समझाने के लिए मैं पेन का भी यूज करूंगा। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, मैंने अभी आपको बोला कि हम इसको अंदर हम एक्स और वाई में हम लेके आते हैं। जो वाई है, हमारा जो वाई है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमने पढ़ा होगा। इसका क्या मतलब है? जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है, एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, और एक्स में हम जितने मर्जी चेंजेस करें। सो माई वाई कुड बी x1 प्लस x2 प्लस x3, ये मेरा वाई हो सकता है। मतलब 3 डिफरेंट एक्स के साथ वाई मेरा रिजल्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रिसर्च करना है कि बारिश आज होगी कि नहीं होगी, अब बारिश होने के 3 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो सकता है। पहला, ह्यूमिडिटी कितनी है, दूसरा विंड का स्पीड कितना है, और तीसरा मे बी क्लाउड कैसे है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। टेक्नोलॉजिकली मैं शायद ठीक हूं, ठीक ना हो, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सो अगर मैं इन तीनों पे स्टडी करता हूं, स्टडी करके मेरा वाई रेन है वो निकल सकता है। क्या वाई अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं बात कर सकता हूं ये जो बारिश है ये मॉडरेटली होगी या हैवी बारिश होगी या बस बूंदाबांदी होगी। So this is how my dependent on independent variables works. So x is always my independent variable, y is always my dependent variable, right? इसके बाद आते हैं कुछ कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। देखो, कंट्रोल वेरिएबल का मतलब क्या? कंट्रोल वेरिएबल का मतलब है, अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, उसमें और भी वेरिएबल्स हैं, बट मुझे उनको कंट्रोल करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुराना एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। अगर मैं साइंस में जाऊं, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, आपको पता है ओम्स लॉ में क्या करते थे हम लोग ओम्स लॉ में हम लोग वोल्टेज और करंट की बात करते थे और रेजिस्टेंस निकालते थे। हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते थे, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस होता है। बट इसके अंदर कंट्रोल क्या करते थे? टेम्परेचर को कंट्रोल करते थे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेसेस में भी हमें कंट्रोल्ड वेरिएबल्स लेके चलने पड़ते हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक किसी चीज को मेजर करना चाहता हूं, लेट्स से मैं मेजर करना चाहता हूं कि एडवर्टीजमेंट का क्या इंपैक्ट होता है
सेल्स के ऊपर। बट ऐसे में मैं कंट्रोल करना चाहूंगा कि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हो, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हो, स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए हो, तो वो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो सिमिलरली यहां पे आप देखो, जब हम कंट्रोल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल दिस फोकस स्पेसिफिकली ऑन कस्टमर सर्विस रादर देन प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की भी बात कर रहे हैं। सो कंट्रोल वेरिएबल के एक सिंपल सा मतलब होता है वेरिएबल्स को कंट्रोल करके एक्स और वाई मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आगे बढ़े। इसके बाद होता है मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल्स। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके जैसे कस्टमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर हम दो चीजों के बीच में कुछ निकालने की कोशिश करें, सर्वे कर रहे हो, कस्टमर का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो आगे के सर्वे को भी इंपैक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है कि कस्टमर की अपनी परसीव वैल्यूज क्या है। अगर अच्छा, मीडिएटिंग वेरिएबल को अगर मैं समझाऊं आपको थोड़ा और बेटर तरीके से मैं समझा सकता हूं। आप सपोज करो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, और जो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं उसमें यहां पे एक मेरा एक्स है, यहां मेरा एक्स है, यहां मेरा वाई है, राइट। जब मैं डायरेक्ट एक्स और वाई का कोरिलेशन निकाल रहा हूं, सपोज करो ये कोरिलेशन 0.6 निकल रहा है, लेट्स से एक एग्जांपल में दे रहा हूं। अब मैं यहां पे एक मीडिएटिंग वेरिएबल लेके आ रहा हूं जी। जब मैं एक्स को जी के साथ कंपेयर करके वाई पे जा रहा हूं, अब जो मेरा कोरिलेशन है वो मेरा 0.75 है, लेट्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ये थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, तो थर्ड वेरिएबल के इंट्रोड्यूस करने से मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट है वो बढ़ जाता है, मेरे कोरिलेशन और बढ़ गया। सो ऐसे में इस वेरिएबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। सो इसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। हाउएवर आई एम नॉट वेरी श्योर कि हम कंट्रोल वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल या मॉडरेटिंग वेरिएबल आपके कोर्स में करेंगे, बट अगर ये हम पीएचडी रिसर्च की बात करते हैं उसमें हमें इन्हीं सब चीजों पे आगे बढ़ना पड़ता है। सो लेट्स गेट इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन रिसर्च। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब होता है एक सोच, राइट। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, प्रेडिक्शन होता है, एक हमारी सोच लेके चलते हैं कि ये मेरी हाइपोथेसिस है। उस हाइपोथेसिस को मुझे प्रूव करना होता है या तो ठीक है या गलत है। हाइपोथेसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस दैट वी विल कम अक्रॉस। फर्स्ट वन इज नोन एज नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो बात करता है वो बात करता है जो है वो ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नल हाइपोथेसिस बात करता है जो है वो ठीक है, हमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट बात करता है जो है वो ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, विच मीन्स वी नीड अ रिसर्च। अब आप इस चीज को और थोड़ा सा समझो। नल हाइपोथेसिस को अगर एक रिसर्चर प्रूफ कर देता है, सो इन दैट केस रिसर्चर को रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एनी रिसर्चर, रिसर्च क्या करा जाता है? रिसर्च करा जाता है कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी चीज जो चली आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप है, कुछ ना कुछ इश्यूज है, इसलिए हमें कुछ नए डायमेंशंस या नए वेरिएबल्स से कुछ नया करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो नई करने की जरूरत नहीं, विच मीन्स की रिसर्च की जरूरत नहीं है। यहां पे आता है कि एक रिसर्चर के लिए नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक नल हाइपोथेसिस रॉन्ग नहीं प्रूफ होगी, हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम नया कुछ नहीं ला पाएंगे। सो इन दिस केस, इन एनी रिसर्च, रिसर्चर के लिए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कराना जरूरी है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कराना जरूरी है। अगर आप एक एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। नल हाइपोथेसिस ये स्टेट कर रहा है कि दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब दो कोई वेरिएबल्स है जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कोरिलेटेड नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट क्या होगी उसकी? ऑल्टरनेट होगी कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम। सो अगर स्टडी आवर और एग्जाम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस है, दोनों अपने में बिल्कुल ठीक है, आपके नंबर आ जाएंगे, जितना मर्जी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट
अगर स्टडी आवर और एग्जाम्स मार्क्स के बीच में थोड़ा बहुत भी रिलेशनशिप निकल आता है, विच मीन्स कि मेरी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई है। अब मुझे ये देखना कि वो रिलेशनशिप क्या है, कितना है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, कितनी ज्यादा वो कोरिलेटेड है, वो मुझे टेस्ट करना। सो दिस इज व्हाट नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल यहां पे दिया है, द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी। नल हाइपोथेसिस होगी कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन का या ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट के ऊपर, राइट। अब आप देखो नल क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एग्जाम स्कोर्स बिटवीन स्टूडेंट्स हु लर्न ऑनलाइन एंड दोज हु लर्न इन पर्सन। सो इसका मतलब है इन पर्सन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, बात एक ही है। सो इससे टॉपिक से हमने नल हाइपोथेसिस को एस्टैब्लिश करा। वेरिएबल्स क्या है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, टाइप ऑफ लर्निंग क्या, ऑनलाइन एंड इन पर्सन। डिपेंडेंट मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, कुड बी एग्जाम स्कोर, राइट। अब अगर मेरा नल ये कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग बाय ऑनलाइन और इन पर्सन, तो इसका मतलब मेरा ऑल्टरनेट क्या बोलेगा, ऑल्टरनेट बोलेगा देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। सो ऑल्टरनेट बात करता है स्टूडेंट हु लर्न ऑनलाइन परफॉर्म डिफरेंटली ऑन एग्जाम देन दोज हु लर्न इन पर्सन, व्हिच मींस देयर exist some significant differences. So this is how hypotheses are been established. बहुत जरूरी है बिजनेस रिसर्च में हम वेरिएबल्स को समझे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों को समझे। अगर डीप में जाना है तो मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स भी हमें जानना चाहिए। हमें वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू डील विद हाइपोथेसिस। देखो ये सारा हम बिजनेस रिसर्च में पढ़ जरूर है, बट जब भी आप कभी इन डेप्थ ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे उसमें हाइपोथेसिस को अलग तरीके से, टेक्निकल तरीके से, क्वांटिटेटिवली पढ़ाया जाता है। उसके अंदर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ते हैं। सो जो डीप में जो कवर करा जाता है वो स्टैटिस्टिक्स में करा जाता है। सो विद दिस वी एंड यूनिट 1 ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। माय नेम इज डॉक्टर सुमन देव। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको बहुत ऐसे कोर्सेज मिलने वाले हैं।